2 दिनों के बाद कमांदार वापस आ गया जो अल-मलिक अल-सौले के नाम सैफुद्दीन का पैगाम लेकर गया था। उसकी मुलाकात अल-मलिक अल-सौले से नहीं हो सकी थी। पैगाम उस तक पहुंचा दिया गया था। उसने कहा था कि वो पैगाम का तहरीरी जवाब देगा। कमांदार वहां बताया था कि सैफुद्दीन कहाँ है और जिस घर में वो बैठा है उसकी निशानियां क्या हैं। सैफुद्दीन अपने पैगाम के जवाब का इंतजार करता रहा। जवाब न आया और वो परेशान होने लगा। तीसरे चौथे दिन वो बहुत ही बेचैन हो गया। उसने अपने नायब सालार से कहा, क्यों ना मैं खुद ही हलब चला जाऊं। अगर हलब की फौज ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह और जंग बंदी का मुआहिदा कर लिया है तो हमें अपने मुतालिक बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। गुमश्तगीन का भरोसा नहीं, हम तन्हा तो नहीं लड़ सकते। हमें सलीबियों के साथ मिलकर कोई और मंसूबा बनाना पड़ेगा। नायब सालार ने पूछा, क्या यह मुमकिन हो सकता है कि अल-मलिक अल-सौले सुलह का मुआहिदा तोड़ दे? कमांदार ने कहा, यह मुमकिन है। मैंने उसके जिन सालारों और कमांदारों से बात की है वो कहते हैं कि अल-मलिक अल-सौले ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को धोखा दिया है। अगर उसने धोखा नहीं दिया तो भी ज्यादातर सालार और दूसरे हुकाम इस मुआहिदे को तस्लीम नहीं करते। सलीबी मुशीर तो फौरी हमले के हक में है। नायब सालार ने उसे कहा, आपको हलब चले जाना चाहिए और मैं मूसल चला जाता हूँ। सैफुद्दीन ने कमांदार से कहा, तुम एक बार फिर हलब चले जाओ, अल-मलिक अल-सौले को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। तुम रवाना हो जाओगे तो अगली रात मैं भी रवाना हो जाऊंगा। हो सकता है वो मुझे मिलना न चाहे। शहर से बाहर अल-मुबारक नाम के जो चश्मे हैं मैं वहां कयाम करूंगा। अल-मलिक अल-सौले से कहना कि मुझे वहां मिले। अगर वो न मिलना चाहे तो मुझे अल-मुबारक आकर बता देना। नायब सालार ने कहा, क्या आपका अकेले जाना मुनासिब है? सैफुद्दीन ने कहा, इन इलाकों में कोई खतरा तो नहीं है। मैं रात को जाऊंगा, किसी को क्या खबर के वालिय मूसल जा रहा है। नायब सालार ने कहा, सलाहुद्दीन के जासूसों और छापामारों का कोई भरोसा नहीं, उनसे हमारी कोई जगह महफूज नहीं। सैफुद्दीन ने कहा, मुझे जाना जरूर है, खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। आज तुम मूसल को रवाना हो जाओ, मैं कल रात हलब को रवाना हो जाऊंगा। जिस वक्त ये बातें हो रही थीं, उस वक्त दाऊद और हारिस के कान दरवाजे की दर्ज के साथ लगे हुए थे। दोनों वहां से हट गए और अपने कमरे में चले गए। दाऊद गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे सैफुद्दीन का ताकुब करना था, लेकिन किस तरह? सोच सोच कर उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। दाऊद ने हारिस से कहा, हम सैफुद्दीन के मुहाफिज बनेंगे और उसके साथ हलब जाएंगे। हम अचानक उसके सामने जाएंगे और कहेंगे कि हम उसकी फौज के सिपाही हैं। हारिस ने पूछा, अगर उसने कह दिया कि दोनों मूसल चले जाओ तो क्या करेंगे? दाऊद ने कहा, मैं अपना जादू चलाने की कोशिश करूंगा। हारिस बोला, अगर ये भी नाकाम हो गया तो? दाऊद ने कहा, फिर ये भी हलब नहीं जाएगा। अल-मलिक अल-सौले ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह की है तो सैफुद्दीन उस मुआहिदे को मनसूख कराने के लिए हलब नहीं पहुंच सकेगा। उसने हारिस को समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। उसी रात सैफुद्दीन बंद कमरे में अपने नायब सालार और कमांदार के पास बैठा उन्हें आखिरी हिदायत दे रहा था। रात का पहला पहर था। पहले कमांदार वहां से निकला। हारिस के बाप ने उसे घोड़ा खोल दिया था। कुछ देर के बाद नायब सालार भी चला गया। सैफुद्दीन अकेला रह गया। वो लेट गया। अचानक कमरे का दरवाजा धमाके से खुला। वो घबरा कर उठ बैठा। देखा फौजी सरापा मसरत और खुशी बनी हुई थी। वो दौड़ती आई और उसके पास बैठ गई। उसने सैफुद्दीन के दोनों हाथ पकड़ लिए। फौजी ने खुशी से दीवाना होते हुए कहा, मेरा भाई आ गया है, उसके साथ उसका एक दोस्त भी है। सैफुद्दीन ने पूछा, तुमने उन्हें बताया है कि मैं यहाँ हूँ? फौजी ने कहा, हाँ मैंने बता दिया है और वो इतने खुश हैं कि आपसे मिलने की इजाजत मांगते हैं। सैफुद्दीन बोला, उन्हें ले आओ। दाऊद और हारिस सैफुद्दीन के सामने गए। फौजी अंदाज से सलाम किया और सैफुद्दीन के इशारे से उसके पास बैठ गए। उन्होंने अपने कपड़ों और चेहरों पर गर्द डाल ली थी और वो सांसें इस तरह ले रहे थे जैसे वो बहुत थके हुए हों। सैफुद्दीन ने उनसे पूछा कि वो कौन से दस्ते में थे। हारिस चूंकि उसकी फौज का सिपाही था इसलिए इन सवालों का जवाब उसी ने दिया। दाऊद को तो कुछ मालूम भी नहीं था। सैफुद्दीन ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ रहे हो? दाऊद ने कहा, हमें बताते हुए शर्म आती है कि हमारी फौज किस तरह पसपा हुई। हमें भी पसपा होना था, लेकिन मैं उसे साथ लेकर एक चट्टान पर छुप गया और ये देखने लगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ताकुब में आती है या कहीं पड़ाव करती है। मैंने जासूसी शुरू कर दी। आपको शायद याद होगा कि आपने सलीबी मुशीरों से छापामार जैश तैयार कराए थे। मैं भी एक जैश में था। मैंने गहरी दिलचस्पी से तरबियत हासिल की थी। जंग में ये तरबियत बहुत काम आई। जंग खत्म हो गई तो मैंने इस तरबियत से फायदा उठाया और सोचा कि मैं अगर भागूं तो अपनी फौज के लिए दुश्मन के कुछ राज भी लेता चलूं। ये हारिस मुझे मिल गया। इसे मैंने अपने साथ रख लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज पेशकदमी करती रही और हम देखते रहे। अगर हमारे साथ 7-8 सिपाही होते तो हम शबखून मार मार कर उस फौज का बहुत नुकसान करते। हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को तुर्कमान के इलाके में पड़ाव करते देखा है। फौज ने खेमे जिस तरह गाड़े हैं उससे पता चलता है
जैसे फौज वहां लंबे अरसे के लिए ठहरेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी फौजें घबरा कर भाग आई हैं। इससे पूछें हमने दुश्मन की फौज की जो लाशें देखी हैं उनकी तादाद चंद सौ नहीं चंद हजार है, और जख्मियों का तो कोई हिसाब नहीं। हमने रात को उनकी खैमागाह के करीब जाकर देखा है। अल्लाह तौबा, जख्मियों का कराहना बर्दाश्त नहीं होता। यूं मालूम होता था जैसे आधी फौज जख्मी है। अमीर मोहतरम, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। हम आपके गुलाम हैं, जो हुक्म देंगे बजा लाएंगे। मेरा ख्याल है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज लड़ने के काबिल नहीं। अगर आप अपनी फौज फौरन इकट्ठी करके हमला कर दें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप दमिश्क पहुंचा सकते हैं। सैफुद्दीन दाऊद की रिपोर्ट दिलचस्पी से सुन रहा था। वो शिकस्त खूर्दा था, इसलिए वो ऐसी बातें सुनने को तरस रहा था जो उसे ये तस्कीन दें कि उसे शिकस्त नहीं हुई और वो भागा नहीं, बल्कि उसकी फौज और उसके इत्तेहादी घबरा कर भागे थे। दाऊद उसकी ये नफ्सियाती जरूरत पूरी कर रहा था। ये उसकी कमजोरी थी जिसके असर से दाऊद की बातें उसे जहनी सुकून दे रही थी। दाऊद ने कहा, हम मूसल जा रहे हैं। इस हारिस का गांव रास्ते में पड़ता है। ये कहने लगा कि घर वालों से मिलते चलते हैं। हम यहाँ आए तो इसके वालिद मोहतरम ने बताया कि आप यहाँ हैं। आपको यहाँ देख कर भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ हैं। हम ये बातें आप तक पहुँचाना चाहते थे। खुदा ने हम पर बड़ा ही करम किया है। सैफुद्दीन ने बादशाहों की तरह कहा, हम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए हैं। तुम्हें इस बहादुरी का इनाम मिलेगा। हारिस ने कहा, हमारे लिए इससे बड़ा और इनाम क्या हो सकता है कि हम आपकी बराबरी में बैठे आपके साथ बातें कर रहे हैं। हम आपके लिए जाने देकर अपनी रूहों को खुश करने के लिए बेताब हैं। दाऊद ने पूछा, मालूम हुआ है कि आपके साथ कोई और भी है? सैफुद्दीन ने कहा, वो दोनों चले गए हैं, मैं भी चला जाऊंगा। हारिस ने कहा, हम पूछने की जरूरत नहीं कर सकते कि आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं और अब कहाँ जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत शर्मसार हूँ कि आपको मेरे घर वालों ने इस गंदे से कमरे में रखा और फर्श पर बिठा रखा है। सैफुद्दीन ने कहा, मेरी ख्वाहिश यही थी। मैं यहीं चंद दिन गुजारना चाहता था। तुम किसी को न बताना कि मैं यहाँ। दाऊद ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? सैफुद्दीन ने कहा, मैं हलब जाऊंगा, वहां से मूसल चला जाऊंगा। दाऊद बोला, लेकिन आप अकेले हैं, आपके साथ कोई मुहाफिज नहीं? सैफुद्दीन ने कहा, इस इलाके में कोई खतरा नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। दाऊद ने कहा, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। इस इलाके को दुश्मन से खाली न समझें। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापा मार घूम फिर रहे हैं। किसी ने आपको पहचान लिया तो हम दोनों सारी उम्र पछताते रहेंगे कि हम आपके साथ क्यों न चले गए। इत्तेफाक से हम आ गए हैं। हमारे पास घोड़े हैं, हथियार हैं, हम आपके साथ चलेंगे। वैसे भी कोई हुक्मरान मुहाफिजों के बगैर कहीं जाता अच्छा नहीं लगता। सैफुद्दीन को मुहाफिजों की जरूरत थी, वो तो पहले ही डरा हुआ था। दाऊद ने उसे और डरा दिया। उसने उन्हें कहा कि वो अपने कपड़े साफ कर लें और अगली रात चलने के लिए तैयार हो जाएं। वो अंदर चले गए और सैफुद्दीन फौजी का इंतजार करने लगा, लेकिन फौजी उसके कमरे में न गई। दिन को दाऊद और हारिस उसके लिए खाना ले गए और उसी के पास बैठे रहे। दिन गुजर गया। जिस वक्त ये तीन मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ थे, वहां से कुछ दूर सलीबी कमांडरों और हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो अल-मलिक अल-सौलेह, गुमश्तगीन और सैफुद्दीन की मुत्तहिदा अफवाज की शिकस्त पर गौर कर रहे थे। इनमें तकरीबन सब सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आकर शिकस्त खा चुके थे। रिमांड ने कहा, इन तीन मुसलमान फौजों की शिकस्त दरअसल हमारी शिकस्त है। जहां तक मैं जानता हूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज की नफरी ज्यादा नहीं थी। एक मशहूर फ्रांसीसी बादशाह रेनॉल्ट ने कहा, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं। हमारा मकसद ये हरगिज नहीं कि मुसलमान आपस में टकराएं तो उनमें से किसी फरीक को फतह या शिकस्त हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमान आपस में लड़ते रहें और एक फरीक हमारे हाथ में खेलता रहे। हमारा बदतरीन और खतरनाक दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी है। हम चाहते हैं कि उसके मुसलमान भाई उसके रास्ते में हायल रहें और उसकी ताकत जाया करते रहें। अगर उसके मुसलमान हरीफों की ताकत जाया हो रही है तो होती रहे। यह भी हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर उसके हरीफ हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। एक कमांडर ने कहा, मैं आपको मुसलमान इलाकों और हुक्मरानों की पूरी कैफियत सुनाता हूं जो हमारे मुशीरों ने भेजी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन तीन फौजों की जज्बाती हालत यह है कि सिपाहियों में लड़ने का जज्बा खतरनाक हद तक कम हो गया है। उनका जानी नुकसान भी बहुत हुआ और वो बेशुमार असलहा और सामान फेंक आए हैं। वो फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं थे। हमने उन्हें जो मुशीर दे रखे हैं, उन्होंने मुसलमान हुक्मरानों को बड़ी मुश्किल से सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने के लिए तैयार किया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी हब्बाब तुर्कमान के खूबसूरत इलाके में खैमजन है।
वो फौरी तौर पर पेश कदमी नहीं कर रहा। हमारे मुशीर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हलब, हर्रान और मूसल की फौजें खा वो किसी भी हालत में हों हमला कर दें। हमें उम्मीद है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेखबरी में डालेंगे। उसे मारने का यही एक तरीका है। ऑगस्टस ने कहा, और ये तरीका शायद कामयाब न हो, क्योंकि अय्यूबी बेखबर कभी नहीं बैठा। उसका जासूसी का निजाम हर लम्हा बेदार और सरगर्म रहता है। उसे आने वाले वाकयात और हमलों की इत्तला 2 दिन पहले मिल जाती है। हमारे जो मुशीर मुसलमानों के साथ हैं उन्हें सख्ती से हिदायत दो कि अपने जासूसों को और ज्यादा तेज कर दें और उनकी तादाद भी बढ़ा दें। उन्हें ये काम दें कि तमाम इलाकों में घूमते फिरते रहें और अय्यूबी के जासूसों को पकड़ें। जब मुसलमान फौजें हमले के लिए कूच करें तो जासूस और छापामार दूर दूर बिखर जाएं। जहां कोई मशकूक आदमी इधर उधर जाता नजर आए उसे पकड़ लें। मुसाफिरों को भी रोक लें। मकसद ये है कि अय्यूबी को हमले की खबर उस वक्त हो जब उसके मुसलमान भाइयों के घोड़े उसकी खैमागाह में दाखिल होकर उसकी फौज का कश्तो खून कर रहे हों। एक और कमांडर ने कहा, यह इत्तला भी मिली है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उन इलाकों से जो उसके कब्जे में हैं फौज के लिए भर्ती कर रहा है और लोग भर्ती हो रहे हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसका एक तरीका तो ये है जो हम पहले ही इख्तियार कर रहे हैं कि उस पर जल्दी हमला कराया जाए ताकि उसे तैयारी की मोहलत न मिले। दूसरा तरीका ये है कि इन इलाकों में अखलाकी तखरीबकारी की वही मुहिम चलाई जाए जो हमने मिस्र में चलाई थी। ये सही है कि हमारे बहुत से आदमी और कई एक कारामद और कीमती लड़कियां पकड़ी गई और मारी गई हैं, लेकिन ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। हम भी तो मरते हैं। सलीब की खातिर हमें खुद भी मरना है और अपनी औलाद को भी मरवाना है। मुसलमानों के ज़हनों पर हमला जरूरी है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस खित्ते से बेदखल नहीं कर सके। उसने मिस्र में पांव जमा लिए हैं और यहाँ भी आ गया है। उसकी कामयाबी की एक वजह तो ये है कि वो मैदान जंग का उस्ताद है। दूसरी वजह यह है कि वो इंतजामिया का माहिर है और तीसरी बुनियादी वजह यह है कि उसने अपने सिपाहियों में कौमियत और मजहब का जुनून पैदा कर रखा है। हमारे खिलाफ लड़ने को वो मजहबी अकीदा समझते हैं। इसी का नतीजा है कि उसके छापामार भेड़ियों की तरह हमारी फौज पर शब खून मारते हैं। इस जुनून और इस अकीदे को तबाह करना जरूरी है। शाह ऑगस्टस ने कहा, हमने हमेशा इंसान की इस कमजोरी से फायदा उठाया है जिसे फरार और लज्जत परस्ती कहते हैं। जिन मुसलमानों के पास दौलत है वो हुक्मरान बनना चाहते हैं। हमने उनकी इसी कमजोरी को इस्तेमाल किया है। हमें कोई नया तरीका ईजाद करने की जरूरत नहीं, अलबत्ता एक और मुहिम शुरू करनी है। यह है अय्यूबी के खिलाफ नफरत की मुहिम। इसके खिलाफ इंतहाई घटिया बातें मशहूर कर दो, लेकिन ये काम तुम नहीं करोगे, बल्कि मुसलमानों की जबानें इस्तेमाल की जाएंगी। अपने मुखालिफिन और दुश्मनों को बदनाम करने के लिए अपने किरदार और अखलाक की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने मफाद को सामने रखना चाहिए। तुम्हारा दुश्मन हैसियत, रुतबे और शोहरत के लिहाज से जिस कदर बुलंद हो उस पर उतने ही घटिया और पस्त इल्जाम आयद करो। 100 में से 5 आदमी तो तुम्हारी बात मान जाएंगे। एक कमांडर ने कहा, इस दौरान अपनी जंगी तैयारियां जारी रखो। हमें बहुत वक्त मिल गया है। आपने बहुत कामयाबी से मुसलमानों में हुकूमत परस्ती का मरज पैदा करके उन्हें आपस में टकराया है। अगर हम मुसलमानों में अपने दोस्त पैदा न करते तो आज सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन में होता। हमने उसी की कौम उसके रास्ते में खड़ी कर दी है। रिमांड ने कहा, मैं हैरान हूं कि यही मुसलमान सिपाही अय्यूबी की फौज में हैं। वो हमारे 10-10 सिपाहियों पर भारी होते हैं, मगर यही मुसलमान सिपाही अय्यूबी के हरीफों की फौज में थे और ऐसी बुरी शिकस्त खा गए कि बिखरे हुए भागे। रेनॉल्ट ने कहा, यह अकीदे और नजरिए का करिश्मा है जिसे मुसलमान ईमान कहते हैं। जो सिपाही या सालार अपना ईमान नीलाम कर देता है उसमें लड़ने का जज्बा नहीं रहता, उसे जिंदगी और उजरत अजीज होती है। इसीलिए हमने किरदार कुशी को जरूरी समझा है। इन लोगों में जिनसियत और नशे की आदत पैदा करो, फिर तुम्हें सिपाही और घोड़े मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हलब में तीनों मुसलमान फौजों को यकजा करके एक कमान में रखा जाए, उन्हें वाजबी सी मदद दी जाए, उन्हें एक महाज पर रखा जाए, लेकिन इन तीनों में तफरका भी पैदा किया जाए। रात का पहला पहर गुजर चुका था। हारिस के गांव पर नींद का गलबा था। उसके घर से 3 घोड़े निकले। एक पर सैफुद्दीन सवार हुआ, दूसरे पर हारिस और तीसरे पर दाऊद। इन दोनों के हाथों में बर्छियां थीं जो उन्होंने फौजी अंदाज से उमूदी पकड़ रखी थी। उन्हें अलविदा कहने के लिए हारिस का बाप, बहन और बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हारिस के हाथ में मशल थी। सैफुद्दीन फौजी पर नजरें जमाए हुए था और फौजी दाऊद को टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसने सैफुद्दीन की और अपने भाई की भी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। खुदा हाफिज की आवाजें सुनाई थी और तीनों सवार चल पड़े। घोड़े तारीकी में रूपोश हो गए। फौजी उनकी टाप सुनती रही।
जूं जूं टापू धीमे होते गए, फौजी के कानों में दाऊद की आवाज बुलंद होती गई। राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में हुआ करती हैं, उनकी बारातें कहकशां के रास्ते जाया करती हैं। वो जब अंदर जाकर सोने के लिए लेटी तो भी उसके गिर्द दाऊद के यही अल्फाज गूंज रहे थे। अचानक ये सवाल उसके जहन में आया, क्या मैं दाऊद के साथ शादी करना चाहती हूँ? वो शर्मसार सी हो गई। फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसे दाऊद के ये अल्फाज याद आए, रास्ते में खून की नदी भी है जिस पर कोई पुल नहीं। उसके जहन में खून मौजें मारने लगा। शादी एक बेकार सा ख्याल बनकर जहन से निकल गया। सैफुद्दीन और उसके मुहाफिजों ने रात सफर में गुजार दी। सुबह तुलू हुई तो सैफुद्दीन आगे आगे जा रहा था। दाऊद और हारिस इतना पीछे थे कि उनकी बातें सैफुद्दीन के कानों तक नहीं पहुंच सकती थीं। घोड़ों के कदमों की भी आवाजें थीं। हारिस ने झुंझलाकर दाऊद से कहा, मालूम नहीं तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? यहाँ हम इसे कत्ल करके लाश कहीं दबा दें तो किसी को हम पर कत्ल का शक नहीं हो सकता। दाऊद ने कहा, इसे जिंदा रखकर हम इसकी पूरी फौज को कत्ल करा सकेंगे। ये मर गया तो इसकी फौज की कमान कोई और ले लेगा। मुझे राज मालूम करना है, तुम अपने आप को काबू में रखो। दोपहर से कुछ पहले उन्हें हलब के मीनार नजर आने लगे। इससे अलग हटकर अल मुबारक का सब्जाजार था जहां कुदरती चश्मे थे। उस जगह के करीब पहुंचे तो सैफुद्दीन का वो कमांडार जो अल मलिक अल सौले के लिए उसकी मुलाकात का पैगाम लाया था दौड़ता आया। उसने बताया कि अल मलिक अल सौले इंतजार कर रहा है। अल मुबारक के सब्जाजार में दाखिल हुए तो अल मलिक अल सौले के 2 सालार इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसके लिए चश्मे के किनारे खैमा नस्ब किया जाए। वो उसी जगह कयाम करना चाहता था। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उसने शहर में अल मलिक अल सौले के महल में जाना क्यों पसंद नहीं किया। उसने दाऊद और हारिस को अपने साथ रखा। उसके लिए निहायत खुशनुमा और कुशादा खैमा नस्ब कर दिया गया। मुलाजिम भी आ गए और खैमे ने वहां महल का मंजर बना दिया। अल मलिक अल सौले ने उसे कले में रात के खाने पर मदऊ किया और वहीं मुलाकात तय हुई। शाम को सैफुद्दीन और अल मलिक अल सौले की मुलाकात हुई। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी यादाश्तों सुल्तान यूसुफ पर क्या उफ्ताद पड़ी में इस मुलाकात को इन अल्फाज में बयान किया है। आखिरकार ये तय पाया कि अल मलिक अल सौले और सैफुद्दीन वाली मूसल की मुलाकात होगी। मुलाकात कले में हुई जहां अल मलिक अल सौले ने सैफुद्दीन का इस्तकबाल किया। सैफुद्दीन ने कमसिन शहजादे अल मलिक अल सौले को गले से लगा लिया और रो पड़ा। मुलाकात के बाद सैफुद्दीन अपने खैमे में चला गया जो चश्मा अल मुबारक के पास था। वहां उसने बहुत दिन कयाम किया। 2 वाक़े निगारों ने जो कवायफ कलम बंद किए थे वो इस तरह हैं कि सैफुद्दीन ने अल मलिक अल सौले से कहा कि उसने उसके पैगाम का जवाब नहीं दिया। अल मलिक अल सौले हैरान हुआ। उसने बताया कि उसने दूसरे ही दिन तहरीरी जवाब भेज दिया था जिसमें उसने लिखा था कि आप फिक्र न करें, सुलह का मुआहिदा महज धोखा है जो वक्त हासिल करने के लिए सुल्तान अय्यूबी को दिया गया है। सैफुद्दीन ने कहा, मुझे आपका कोई पैगाम नहीं मिला। मैं तो इस पर परेशान था कि आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह का मुआहिदा करके गलती की है और हमें धोखा दिया है। अल मलिक अल सौले के साथ उसके 2 सालार भी थे। उन्होंने उसी वक्त उस आदमी को बुलाया जिसे पैगाम दिया गया था। उसने बताया कि कासिद कौन था। कासिद को बुलाने गए तो मालूम हुआ कि जिस रोज वो पैगाम लेकर गया था उस रोज के बाद किसी को नजर नहीं आया। इस इत्तला पर भाग दौड़ शुरू हो गई। कासिद का कुछ पता न चला। किसी को यह भी मालूम न था कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो कहीं अकेला रहता था। वहां उसका सामान पड़ा था, वो खुद नहीं था। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना अहम पैगाम सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दिया गया है। ये मामला अल मलिक अल सौले के सलीबी मुशीरों तक पहुंचा तो उन्होंने ये फैसला दिया, कासिद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूस था। या सैफुद्दीन की तरफ जाते हुए कासिद अय्यूबी के जासूसों या छापामारों के हत्थे चढ़ गया था और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया होगा। इसका नतीजा ये होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी तैयारियां तेज कर दी होंगी। यह भी हो सकता है कि वो हमले में पहल कर दे। इसका इलाज यह है कि तीनों फौजों को फौरन इकट्ठा किया जाए और अय्यूबी पर हमला कर दिया जाए। सलीबी यही चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग जारी रहे। एक ही दिन में मूसल और हर्रान पैगाम भेज दिए गए कि अफवाज जिस हालत में हैं हलब पहुंचे। हर्रान के अमीर गुमश्तगीन ने कुछ पसोपेश की, लेकिन सबके दरमियान बैठकर वो खुली मुखालिफत न कर सका। ये फैसला भी किया गया कि तीनों अफवाज एक हाई कमांड के तहत होंगी और सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन होगा। गुमश्तगीन ने अपनी फौज शामिल तो कर दी, लेकिन खुद हलब में रहना पसंद किया। साफ जाहिर था कि वो सैफुद्दीन के मातहत नहीं रहना चाहता था। 2-3 दिनों में तीनों फौजें हलब में जमा हो गईं। सलीबियों ने असलहा और सामान भेज दिया। उन्होंने मजीद सामान का वादा किया और अफवाज को कूच करा दिया। हमले का प्लान उजलत में बनाया गया था। कूच को पोशीदा रखने के लिए नकलो हरकत रात को की गई, दिन को पड़ाव करना था। इसके अलावा ये इंतजाम भी किया गया कि छापामारों की खासी तादाद कूच के रास्ते दाएं बाएं इस हिदायत के साथ फैला दी गई
कि कोई मुसाफिर भी नजर आए तो उसे पकड़कर हलब भेज दो ताकि फौज का कूच खुफिया रहे। कूच से पहले सैफुद्दीन ने दाऊद और हारिस को बुलाया, उन्हें शाबाश दी और कहा कि उन्होंने मुश्किल के वक्त में उसका साथ दिया है। जंग के बाद उन्हें तरक्की मिलेगी और इनाम भी। उसने हारिस से कहा, तुम्हारी बहन का मेरे सर पर एक कर्ज है, मैं उसके सामने उस वक्त जाऊंगा जब मैं ये फर्ज अदा करने के काबिल हूंगा। हारिस को हैरत में देखकर उसने कहा, फौजी ने कहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार लेकर और उसके घोड़े पर सवार होकर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हारिस, मैं अगर फाते वापस आया तो तुम्हारी बहन मूसल की मलिका होगी। हारिस ने कहा, इंशाअल्लाह हम आपको फतह दिलाएंगे। क्या तीनों फौजें इकट्ठी जा रही हैं? सैफुद्दीन ने कहा, हाँ, और मैं तीनों का सालारे आला हूंगा। दाऊद ने कहा, जिंदाबाद। अब भागने की बारी सलाहुद्दीन अय्यूबी की है। दाऊद और हारिस ने गुलामाना अंदाज से जोशीली बातें करके और फौजी का नाम बार बार लेकर उससे प्लान का खाका भी मालूम कर लिया और नकलो हरकत का अंदाज भी पूछ लिया। सैफुद्दीन ने कहा, तुम दोनों अपनी फौज में चले जाओ, मेरा मुहाफिज दस्ता आ गया है, मैं तुम दोनों को हमेशा याद रखूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।